आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे फोर्स बल के बारे में जिसके वजह से हम पृथ्वी पर अवस्थित हैं, जिसके वजह से कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, जिसके वजह से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। जी हाँ, वह फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन को जब इंट्रोड्यूस करने की बात आएगी, ग्रेविटेशन को जब समझने की बात आएगी, तो ये महज एक फोर्स है, बल है जो दो मासेस के बीच में लगता है, दो मासेस को अट्रैक्ट करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेटमेंट लिखा हुआ है। कुछ और भी बातें ग्रेविटेशन के बारे में जान लें। ग्रेविटेशन हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है, ये दो वस्तुओं को हमेशा अट्रैक्ट करता है। मतलब साफ है कि यह रिपल्सन, प्रतिकर्षण नहीं दिखा सकता। रिपल्सन की बात अगर करें तो हाँ, जब हम चार्जेस की बात करते हैं, मैग्नेट की बात करते हैं, तो हाँ हमें रिपल्सन दिखाई देता है, अट्रैक्शन भी दिखाई देता है। वहाँ दोनों तरह के फोर्सेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा। ग्रेविटेशन ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रेविटेशन जिसकी वजह से सभी चीज़ें पृथ्वी पे वापस आके गिरती हैं, यह नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमज़ोर फोर्स है। अगर हम कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स को, तो जान के ताज्जुब होगा कि ये रेशियो जो है 1:10⁻36:10⁻39 आएगा। एक और बात कह लें, अगर जब फोर्सेस के कंपैरिजन की बात हो रही है, तो कंपैरिजन में यह साफ दिखता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स ये या मैग्नेटिक फोर्स की भी बात कर लें, वो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, कम डिस्टेंस पे लगते हैं। लेकिन यह बेसिकली हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंडों के बीच में लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूरी पे होते हैं। इसका मतलब यह लॉन्ग रेंज फोर्स है, दो और अदर फोर्सेस से जस्ट उल्टा। हाँ, अगर बात ग्रेविटेशन की हो रही है तो न्यूटन्स के लॉ की बात नहीं हो, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात ना हो, तो फिर बात कंप्लीट नहीं होगी। और इसलिए हम लोग यहाँ पर जैसा कि स्टेटमेंट देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस इज, पहला केस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अगर ये m1 और ये आपको m2 है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 होगा। साथ ही साथ अगर सेकंड पार्ट देखा जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम मीन्स 1/r²। अगर इसको मिला दिया जाए तो आपके पास आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r²। और अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटा करके इक्वल साइन लिख दें तो ये एक कांस्टेंट आएगा कैपिटल G, जो कि कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। और ये कैपिटल G का जो वैल्यू होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। यह भी जान करके आश्चर्य होगा कि इस वैल्यू को डिटरमाइन न्यूटन ने नहीं किया। इस वैल्यू को डिटरमाइन करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था H. कैवेंडिश, और हेनरी कैवेंडिश ने इस वैल्यू को टॉर्सनल बैलेंस एक्सपेरिमेंट से किया था। टॉर्सनल बैलेंस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से कैपिटल G का वैल्यू निकाला था। दूसरी बात, ये कैपिटल G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जाएं वैल्यू सेम रहेगा। इसलिए अगर मीडियम चेंज भी करते हैं, दो मासेस को आप एयर में रख लें या दो मासेस को आप वाटर में रख लें
या किसी अदर मीडियम में रख लें, फोर्स चेंज नहीं होगा। इसलिए नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मीडियम इंडिपेंडेंट, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, यह बात भी तय है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इनिशियली हम लोग इतना जान लें, लॉ जान लें, तो फिर हम लोग आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। आगे हम लोग अगले वीडियो में मैटर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।